नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, इस वक्त हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ एक बार फिर से मैं बिल्कुल तैयार हूं। जी हां, आप ही के डिमांड पे आज भी हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और उनके साथ हमारी आज बातें हो रही है। नन अदर देन हम सबके फेवरेट आत्माराम तुकाराम भिड़े यानी कि मास्टर जी के साथ बातें होने वाली है, जिन्होंने हम सबका दिल जीत रखा है। गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी हैं, तो उनके साथ बातें तो होनी चाहिए। शो की शुरुआत में उन्होंने हम सबको दिखा दिया है कि वो एकमेव सेक्रेटरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू अनिमेश। ऑल गुड? आई एम ऑल राइट, परफेक्टली फाइन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल आर फाइन। बहुत बढ़िया चल रहा है। और खास करके जो पैंडेमिक के बाद की जो लाइफ है, उससे काफी कुछ चीजें समझ में आ गई है, काफी कुछ बातों का महत्व पता चला है। तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी टीम जो है तारक मेहता की उल्टा चश्मा की जो टीम है, इस कास्ट एंड क्रू है, सभी इसी तरह से स्वस्थ रहे और हम सबको एंटरटेन करते रहे। वैसे सर, आपने एक चीज नोट किया कि नहीं? पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया है, जब आप कोलकाता आए थे, हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने इंटरव्यू किया था सर। इस बार भी मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में सर आपका परिचय जो है वो आत्माराम तुकाराम भिड़े के नाम से ही दिया। तो सर, कैसा लगता है जब रियल नेम और कैरेक्टर नेम ज्यादा हिट हो जाते हैं और लोगों की जुबान पर वही नाम आ जाता है? कुछ कहिए, उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं आपके रियल नेम से। लेकिन मैं जानना चाहूंगा सर, इस तरह का होता रहता होगा आपके साथ? बहुत होता रहता है। जब कभी मैं ऐसे, एक बार मेरे साथ बीच में वाकया हुआ था कि उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा था किसी चीज के लिए, तो मैंने दिया था। बंदे ने देखा और बोला कि अरे, इसमें क्या नाम आपका अलग लिखा है। बोला क्या लिखा है? बोला मंदार चांदवड़कर। बोला तो आत्माराम भिड़े नहीं है, ऐसा मुझे बोला गया था। मतलब अभी खाली आधार कार्ड पर मेरा नाम आना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं, 13 साल करीब करीब हो गए हैं और आप सब एंटरटेन हम सबको किए जा रहे हैं। इसी तरह से हम सबको एंटरटेन करते रहिए। जैसे कि मैंने कहा, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर मंदार चांदवड़कर, इनके साथ हमारी बातें हो रही है आज आत्माराम तुकाराम भिड़े। सर, मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे बताइए, ये शुरुआत कैसे हुई थी? हम सब जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप दुबई में थे, आप जॉब कर रहे थे और एक्टिंग के साथ जुड़ना चाहते थे। तो ये शुरुआत कैसे हुई, हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करें। एक्टिंग का तो मेरी शुरुआत लगभग जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब से हुई थी। तब एक चिल्ड्रन प्ले में मैंने हिस्सा लिया था और जिसके मैंने काफी सारे शोज किए थे। तो एक्चुअली मेरा पहला कदम स्टेज पर उसी वक्त रखा गया था। फिर बाद में जाहिर सी बात है, आप एजुकेशन पूरा करना है, आपको फिर जॉब ढूंढनी है, तो इस सिलसिले में। लेकिन साइड बाय साइड एक्टिंग का थोड़ा बहुत कुछ चल रहा था। मैंने जब 12th मैंने पास आउट किया था, उसके बाद मुझे पहली दूरदर्शन की एक सीरियल मिली थी जो मराठी लैंग्वेज में थी, उसमें मैंने मेन रोल किया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक ऑन दूरदर्शन बेसिकली। और उस जमाने में, मतलब हमारे जमाने की बात करूँ तो मैं वही होता था, एक दूरदर्शन ही था और एक चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2 होते थे। उसके बाद फिर जी और सोनी सारे चैनल्स आते गए। और 1997 में मुझे मौका मिला जॉब करने का, तो मैं चला गया दुबई। वहां पे 3 साल रहा। लेकिन चूंकि मेरा पैशन पूरा इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो मैं 3 साल के बाद मैंने वीजा रिन्यू नहीं किया और मैंने तय कर लिया कि भाई अभी जीना या मरना है, इसके सिवा जाना का, वो वाली बात आ गई। आने के बाद 2000 में मैंने फिर देखा कि काफी सारे चैनल्स यहाँ पे ओपन अप हो चुके हैं, काफी सारा मतलब काम भी आ चुका है। पहले जितना था उससे कहीं बढ़कर काम अभी इंडस्ट्री में आया था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी शुरू करते हैं। तो सन 2000 से मेरा रियल स्ट्रगल जो है वो शुरू हुआ। फिर साइड बाय साइड कभी एड फिल्म्स, कभी मराठी प्ले, कभी हिंदी प्ले, गुजराती प्ले, इंग्लिश प्ले, ऐसे करते 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 फिर 2008 में मैंने जब ये ऑडिशन दिया था तारक मेहता का, उसके बाद फिर वो चालू हुआ। उसके पहले काफी सारी मतलब सीरीज हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक जो है वो हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा को ही कहेंगे। तो सर, ये बहुत टफ था क्योंकि ऑडिशन जो हुए थे, तो बताना चाहेंगे 2008 में जो ऑडिशन हुए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें हम सब जानना चाहते हैं। खबर मुझे ये भी आई है कि आप मिस्टर अय्यर का जो किरदार था, उस किरदार को प्ले करना चाहते थे, क्योंकि वो एक नया लैंग्वेज आप सीखना चाहते थे, एक नए तरीके से आप अपने आप को ढालना चाहते थे। तो सर, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मतलब मैंने ऑडिशन हमेशा दिया तो भिड़े के लिए ही दिया। जनरली मेरी जो वाइफ का रोल करती है सोनालिका जोशी,
जी। उनके साथ में पहले काम कर चुका था। हमने एक सीरीज में हस्बैंड वाइफ ही प्ले किया था और वो भी महाराष्ट्रियन हस्बैंड वाइफ प्ले किया था। उस सीरीज का नाम था परिवार, वो जी टीवी पे आती थी पहले। तो उसका सिलेक्शन पहले हो गया था और उसको पूछा गया था कि आपके हस्बैंड के रोल के लिए हमें एक टिपिकल ब्राह्मण लुक वाले मास्टर जी का हम लोग कर रहे हैं कास्ट। तो ऐसा कोई आप कलाकार बताइए जो हमें इसमें आपको मतलब आपके हस्बैंड का रोल कर सके। तो मैं मतलब थैंक्स टू हर कि उसको उस वक्त में मैं आया और उसने मुझे फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है और वो ऐसा देख रहे तो तुम जरा आके देख लो, ऑडिशन दे लो। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं जाता हूँ ऑडिशन के लिए। तो मैं आया, ऑडिशन दिया। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, काफी सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, ऑडिशन में मुझे डायलॉग किया था कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मुझे ये सब मतलब मैं टप्पू को ये बोल रहा हूँ, मुझे ये सब मुझे डिसिप्लिन चाहिए सोसाइटी में। यहाँ वहाँ बॉल मारते रहते हो, लोगों की कांच तोड़ते हो, ये सही नहीं है। ये सब मेरे डायलॉग दिए गए थे। तो उस वक्त पता नहीं क्यों मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ऐसे मेरा निकल गया ऐसे ही वो ऑडिशन में। तो वो डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगा, बोला कि ये रखना, ये अच्छा लग रहा है। तो मैं उसके साथ मैंने डायलॉग बोला, फिर जाके वो सिलेक्शन हो गया और फिर वो मेरी पहचान बन गई आगे जाके। लोगों को अच्छा लगा कि उसको एक, क्योंकि भिड़े जो है वो उसूला वाला बंदा है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल बेसिकली। वो इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको सभी चीजें टाइम टू टाइम चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए उसके हिसाब से। और जहां तक बात है अय्यर के रोल की, तो जब मुझे पूछा जाता है कि अपार्ट फ्रॉम भिड़े आपको कौन सा रोल करना पसंद है इस सीरियल में, तो मैंने बोला था कि अय्यर का रोल, ना कि उसकी वाइफ बबीता है इसलिए, बल्कि बिकॉज वो तमिल है और तमिल लैंग्वेज इज अ वेरी डिफिकल्ट बट इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो वो एक सीखने मिलती उसमें और एक अलग अलग वैरायटी होती, क्योंकि उस रोल में भी काफी सारे मतलब आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि जेठालाल के साथ ज्यादातर इंटरेक्शन होता है। तो उस हिसाब से मैंने बोला था। बिल्कुल सर। सर मुझे बताइए कि अगर हम तारक मेहता के उल्टा चश्मा की बातें करें तो करीब करीब 13 साल, 3000 से ज्यादा एपिसोड्स। तो सर यूएसपी आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज है जो सभी के दिल को छू जा रही है इस तारक मेहता के उल्टा चश्मा में? एक शब्द में बोलूं तो सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम जो है वही दिखा रहे हैं, ना ही हमारी मतलब जो औरतें दिखाई है, सबकी बीवियां दिखाई है, ना ही वो गॉडी मेकअप करती है, ना ही बहुत सारी ज्वेलरी पहन के घर में घूमती है। जी करेक्ट। जो है, मैं घर में हूं तो मैं कुर्ता या तो बनियन में रहूंगा, जिससे अपना ज्यादातर भारतवर्ष का जो क्राउड है वो मोस्टली मिडिल क्लास लोग है। तो और बेसिकली हम लोग कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हमने हमारे सीरियल में शायद उसी को हाईलाइट किया है कि कल्चर कैसे अपने कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, कैसे उसके साथ जॉइंट फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सारी चीजें हम लोग दिखाते हैं। बेसिकली व्हाट वी डू इज कि ना, जो भी हम लोग रोजमर्रा के डायलॉग होते हैं अपने लाइफ के, बस वही हम बोलते हैं। हमारे पास कोई ऐसे सॉलिड लिखे हुए डायलॉग्स नहीं होते, फिल्मी नहीं होता कुछ भी, जो रोजमर्रा के डायलॉग। इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, कैमरा भी 3 बार 4 बार करके घूमते नहीं है, टेक नहीं होते, क्या 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 नहीं होते, वैसा नहीं होते जी। सॉरी प्लीज। अभी तक कलाकार ही अभिनय कर रहा है, कैमरा ने अभिनय करना शुरू नहीं किया है अभी। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है हमारे यहाँ। और दूसरी बात, हमें सब मालूम है ना कि लोगों के पहले से लाइफ में इतना सारा टेंशन मौजूद है, तो हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, हमें लोगों के चेहरे पे मुस्कान लानी चाहिए, हंसी लानी चाहिए, बस वही हम करते हैं। हम लोग बिटवीन द लाइन ह्यूमर जो रोजमर्रा की जिंदगी में मिस हो जाता है, बस उसी को हाईलाइट करते हैं और कुछ नहीं करते। अभी जैसे सोसाइटी में आप देखेंगे कि हर सेक्रेटरी भिड़े होता है, जो लोगों के पीछे पड़ा हुआ था कि मेंटेनेंस का चेक दे दो। उसमें पोपटलाल जैसे नडी कैरेक्टर होते हैं, जिसमें जेठालाल जैसे होते हैं जो टाइम पे नहीं देते। ऐसे सारे लोग काफी सारे सोसाइटी में होते हैं, और ये एक्चुअली होता है, इसलिए पब्लिक रिलेट कर पाती है। अरे हाँ, ये तो हमारे घर में ऐसा होता है। अरे हाँ, मेरे बापूजी भी मुझे ऐसा डांटते। अरे हाँ, मेरी बीवी मुझे ऐसे ही बिजनेस करके मुझे हेल्प करती। तो ये सारी चीजें बहुत लोगों ने रिलेट की। तो मेरे ख्याल से सिंप्लिसिटी इज द यूएसपी ऑफ दिस शो। बिल्कुल बिल्कुल मनोज सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे बताना चाहेंगे, शो शुरुआत हुई, हिट होने लगी, नए नए किरदार भी जुड़ते गए, बहुत सारे किरदार चेंज भी हुए वक्त के साथ, कुछ कुछ चीजों को चेंज भी करना पड़ा। तो आप लोग जब शूट करते हैं, या कभी ऐसा होता है इतने सारे लोग हैं जब सोसाइटी में, जब इस तरह के कैरेक्टर्स हैं तो झगड़े भी होते हैं?
कुछ कुछ चीजें मन मुटाव भी होते हैं, तो ऐसा सर कभी होता है, ऐसे सिचुएशन को कभी आप लोग हैंडल करते हैं कि किसी के साथ बराबर बातें उसकी बिल्कुल, अच्छी जहाँ नहीं पे लगी, ऐसा दो होता है सर? नहीं, जहाँ पे बर्तन रहेंगे वहाँ पे आवाज तो होगी ही, तो जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, हमारी टीम में सबने सबसे ऊपर शो को रखा है, क्योंकि शो से बढ़कर कोई नहीं है। इसीलिए फॉर्चुनेटली एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड किसी के भी मन में अभी तक ईगो ने स्थान स्थापित नहीं किया है। सभी अभी भी ग्राउंडेड है, सभी महत्व जानते हैं कि बस हमारे पास आज काम है, हमारे पास आज करोड़ों लोगों का ब्लेसिंग्स है जो ये चाहते हैं कि ये शो चलता रहे। शायद ये ऑडियंस का आशीर्वाद ही है जो हम लोग 13 साल अभी पूरे कर रहे हैं, क्योंकि लोग ही चाहते हैं कि ये शो कभी बंद ना हो। अभी टेक्निकली मैं भी भिड़े की लाइफ ज्यादा जीता हूँ, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 12 घंटा मैं भिड़े बना रहता हूँ पूरा टाइम, और महीने के मैं 20-22 दिन शूट कर रहा हूँ। तो टेक्निकली आई एम लिविंग भिडेज लाइफ मोर देन मंदार लाइफ, एंड सो विद एवरीवन। तो ये लोगों का ही आशीर्वाद है, लोगों के बेस्ट विशेस है, वो जो चाहते बेसिकली। और एक मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगा दर्शकों को कि सबसे बड़ा हम लोग का अगर प्लस पॉइंट ये है कि छोटे बच्चों में ये धारावाहिक बहुत लोकप्रिय है जी। मतलब आज 2 साल की कोई लड़का या लड़की मुझे देखेगी तो भिड़े अंकल बोलेगी जी। सर मैं बता दूं कि मेरी खुद की बेटी है 5 ईयर्स की, और जब उसे पता चला कि आज भिड़े अंकल से मैं बातें करने वाला हूँ तो बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हो गई। मैं कोशिश करूंगा, अगर हो पाए तो मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ी ब्लेसिंग दे दें तो वो ज्यादा खुश होगी सर। बिल्कुल आप, मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि आप घर में जनरल सीधी सी बात है, अगर मैं अपने बच्चे के साथ बैठा हूँ और टीवी चालू है तो मैं क्या चाहूंगा मेरा बच्चा क्या देखे टीवी पे, ऐसी चीज देखे जिसमें वो कुछ सीखे, जिसमें वो हंसे भी और सीखे भी, ना कि ऐसी चीज जिसमें हम लोग मुझे देख के वो उसमें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो, यार ये कैसा मैं शो दिख रहा हूँ, ये कैसे देखूं, ऐसा नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज 13 साल में एक पीढ़ी पूरी जवान हो गई जी, दूसरी पीढ़ी बिल्कुल ज्वाइन हो रही है हमें, फिर भी तारक मेहता का जो सफर है वो जारी रहा है। और ऐसे अगर पब्लिक का आशीर्वाद रहा, ऑडियंस का आशीर्वाद तो ये कंटिन्यू जारी रहेगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही हम चाहेंगे कि आप सब मिलकर हम सबको ऐसे ही एंटरटेन करते रहे। आप हम सबके फेवरेट हो, पूरी टीम जो है तारक मेहता की वो बहुत फेवरेट है हम सबकी। और जैसे ही आप लोगों के साथ हम देखते हैं आप लोगों को काफी अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि यूट्यूब पे कंटिन्यूअस हम पुराने एपिसोड्स को देखते रहते हैं और हमेशा कभी बोर नहीं होते हैं सर। मैं खुद पुराने एपिसोड देखता हूँ, मुझे एकदम फ्रेश लगता है वो एपिसोड, क्योंकि उसमें एकदम सिंप्लिसिटी है जो आपने बताया था। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा आत्माराम तुकाराम भिड़े यानी कि मंदर सर से, कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो अभी पैंडेमिक का टाइम गया है, सबके लिए बहुत टफ टाइम गया है और शूटिंग भी बंद थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। सर उस टाइम को कैसे आपने हैंडल किया? जैसा कि बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि पैंडेमिक के समय जब सब कुछ बंद था तो सबसे ज्यादा सहारा अगर किसी शो ने दिया है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने दिया है, जो देखते रहे। हमने भी वही किया कि भाई एक ऐसी चीज हम कर गुजरे हैं जिसे देखने के बाद हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है, एक प्राउड फील होता है कि भाई हमने बहुत सारी अच्छे एपिसोड हमने बनाए। और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑब्वियसली एक बहुत कठिन काल था सबके लिए, सबकी परीक्षा का काल था। बहुत सारे लोगों को सेविंग्स का इम्पोर्टेंस पता चला होगा, बहुत सारे लोगों का इम्पोर्टेंस पता चला होगा कि कितने लाइफ में जरूरी है। पहले क्या होता था, पहले हम लोगों का इस्तेमाल करते थे और चीजों का जतन करते थे, लेकिन कोरोना के बाद लोगों को पता चला कि हमें लोगों का जतन करना है और चीजों का इस्तेमाल करना है। तो ये काफी सारा बदलाव यहाँ पे कोरोना के बाद हमने देखने को मिला। हमारे प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी जी हमेशा जूम मीटिंग में हम लोग के साथ टच में रहे। वो जल्द से जल्द शुरू करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइंस की वजह से शुरू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फाइनली जब हमें ग्रीन सिग्नल मिला तो जुलाई 15 को हमने हमारा शूटिंग शुरू किया। हालांकि तब भी हालात कुछ खास सुधरे नहीं थे, लेकिन सबकी हिम्मत थी कि नहीं, हमें लोगों को हंसाना है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। और उसी वक्त हमारे मोदी जी ने खास करके एपिसोड में बोला कि हम लोग कोई भी मास्क नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर हमने मुस्कान ही छुपा दी तो लोगों के चेहरे पे हम लोग मुस्कान नहीं ला सकते। तो इसलिए हमने शुरू में, वो बिल्कुल रिस्क वाला दौर था, लेकिन सभी ने उतना रिस्क उठाया और बेसिकली भगवान के आशीर्वाद थे, सब ऑडियंस के आशीर्वाद थे कि हम लोग
वो भी सफर पार कर गए, और वो वैसा अभी भी सिलसिला चालू हो गया हमेशा जैसा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसके बाद भी और पहले भी और पैंडेमिक के दौरान भी और पैंडेमिक के बाद भी आप सब हम सबको एंटरटेन करते आ रहे हैं। तो सर मुझे बताइए मंदर सर, जब आपको हमने पाया तो बचपन में कैसे थे? बहुत स्टूडियस टाइप के रहे हैं आप, या नॉटी रहे हैं, या फिर कॉमेडी करते रहे हैं, हंसाते रहे हैं सबको? कैसे थे आप बचपन में? नहीं, बेसिकली बचपन में आई वॉज नेवर स्टूडियस। मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट था, 80% वाला था। ओके ओके। लेकिन एक चीज इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ में थी, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, जो हमारे स्कूल में थी। 2 साल मैंने 8th and 9th स्टैंडर्ड में एनसीसी मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं पूरे स्कूल का हेड था उसमें। मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरी परेड देखने के बाद। तो मेरे ख्याल से वो जो डिसिप्लिन मुझे मेरे सर ने सिखाई थी, हमारे जो विकास काटडरे सर थे, वो उन्होंने हमें जो डिसिप्लिन सिखाई थी, एटलीस्ट मेरे लिए वो डिसिप्लिन काफी काम में आई। पूरा थ्रू आउट लाइफ आई ऑलवेज बिलीव, मेरा ये बहुत बहुत मानना है, स्ट्रांगली मानना है कि अगर डिसिप्लिन हो लाइफ में, स्ट्रगल में, किसी भी काम में, तो सक्सेस मिलना ही मिलना है। सो दैट्स व्हाट माय बिलीफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और डिसिप्लिन जो है वो आत्माराम तुकाराम भिड़े में भी इसीलिए नजर आती है। और वो हर चीज चाहते हैं कि टाइम पे हो, सही तरीके से हो, और जो रूल्स है उन रूल्स को हमेशा फॉलो किया जाए। शायद इसीलिए ये रोल मुझे मिल गया, ये डिसिप्लिन की वजह से ये रोल मेरे पास आया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं जानना चाहूंगा फ्यूचर प्लान्स क्या है हम, और आप क्या प्लानिंग क्या है, किस तरह से ये शो 13 साल कंप्लीट कर रही है, और भी आगे कितने साल तक? मुझे लग रहा है प्यार तो इसको मिलता रहेगा, लेकिन सर आपने क्या प्लान कर रखा है? हाँ, मतलब हम लोग अभी मंजिल के बारे में नहीं सोच रहे, हम लोग सफर के बारे में सोच रहे हैं। क्या बात! क्योंकि मंजिल के बारे में सोचते हैं तो आपका सफर का मजा किरकिरा हो जाता है। इसलिए आप सफर एंजॉय करो, मंजिल जब आनी तब आएगी, कोई टेंशन नहीं है। लोगों को जब तक प्यार मिलता है, कैसे बच्चे आते रहेंगे, तारक मेहता देखते रहेंगे, और हमें मतलब वो बोलते रहेंगे कि नहीं अच्छा शो है, अच्छा शो, तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। तो फ्यूचर एज सच प्लानिंग मेरा है नहीं है, बट लेकिन डेफिनेटली एज एन एक्टर आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू गो फॉर फिल्म इसके बाद। ओके सर, आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब हम तारक मेहता की बातें कर रहे हैं, तो एक ऐसा शो है, मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा जिसने गोकुल धाम में कदम नहीं रखा हो। सर कुछ अगर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें सर। आप देखो ना, किसी भी कलाकार की क्या मतलब एक सपना क्या होता है, अरे मैं शाहरुख खान के साथ काम करूं, अरे मैं सलमान खान के साथ काम करूं, अरे मैं ऋतिक रोशन के साथ काम आप सबने सबके साथ सबसे काम बड़ा कर लिया। सलमान, तो वही तो सबसे बड़ा सपना होता है कि अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करूं। और हम देखो कितने फॉर्चुनेट इनफ है कि सभी लोग हमारे पास आए हमारे साथ काम करने के लिए। तो ये सब, इससे ज्यादा किसी कलाकार के लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? क्या बात है! बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जाते जाते अपने फैन से कुछ कहते आइए, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो फैंस हैं, जो पसंद करते हैं आप सबको, अपने अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, उन सभी से क्या कहना चाहेंगे सर? बस कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि ऐसे ही आपने जो प्यार हमें दिया है इतने सालों से, हमेशा देते रहे। अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाती है तो समझ के माफ कर देना, लेकिन हम अपना एंटरटेन करने का काम ऐसे ही जारी रखेंगे। और हाँ, अभी पैंडेमिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत ही सब भूल के एट ईज हो जाना है। लेकिन ये आप अगर आत्माराम अगर कुछ कह दें, आत्माराम अपने स्टाइल में अगर कुछ कह दें सर। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सभी से निवेदन करूंगा कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो प्लीज सुरक्षा का ध्यान रखें, मास्क पहने, सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। जो नहीं कर रहा है उससे भी करवाए, क्योंकि मुझे मालूम है काफी सारे जेठालाल मौजूद है सोसाइटी में जो के नियमों का पालन नहीं करते। क्या बात है मनोज सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए। आप हम सब के हमेशा से फेवरेट रहे हो, इसी तरह से हम सबको एंटरटेन करते रहिए। और थैंक यू सो मच। इस बिजी शेड्यूल में 12 घंटा 13 घंटा शूटिंग चल रही है, इसके बाद भी आपने फ्रेंड्स एफएम को समय दिया। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनिमेश, थैंक यू सो मच।